प्लैंकटन स्पंजबॉब का मेन एंटेगनिस्ट है, जो यूनिवर्स के सबसे फेल्ड रेस्टोरेंट चम बकेट को बचाने के लिए मिथिकल क्रैबी पैटी रेसिपी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अगर उसका रेस्टोरेंट डेकेड से असफल रहा है तो उसे अपने इन्वेंशंस करने के लिए पैसे कहां से मिलते हैं? मेरा मतलब है, वे बिल्कुल भी सस्ते नहीं लगते, लेकिन चूंकि वे हर वीक एक नया बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास अनलिमिटेड पैसा है। भले ही उसे दुख में मिजरी होना चाहिए, और कभी कभी ऐसा लगता भी है कि वह है, अगर हम उस समय को याद करें जब उसे होलोग्राफिक फूड खाना पड़ा था। तो आज हम स्पोंजेबॉब के कैरेक्टर्स फाइनेंशियल लाइफ के उस अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग साइड का पता लगाएंगे, जिससे पता चलता है कि शायद वह मोस्ट मिलियनेयर बिकिनी बॉटम मिलियनेयर है। शेल्डन जे प्लैंकटन कभी मिस्टर क्रैब्स के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती खत्म होने के बाद डिकेड्स तक उनके सबसे बड़े राइवल बने रहे। हमेशा क्रैबी पैटी के सीक्रेट फॉर्मूला को चुराने की योजना बनाते रहे, और जैसा कि बताया गया है, वह सरप्राइजिंगली रूप से एक्सपेंसिव इन्वेंशंस के साथ ऐसा करता है, और यह कोई पागलपन भरी स्पेकुलेशन या ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट यह इन्वेस्टिगेशन स्पोंजेबॉब के ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो से स्टेम्स है, जहां उन्होंने प्लैंकटन को अपने डेट्स का भुगतान करने और अपने फाइनेंसेस को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को काम पर रखा था। हम इस वीडियो की पूरी कंटेंट को आधार के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि यह पार्शियल फॉर्म से एक मजाक है जिसमें कहा गया है कि प्लैंकटन अपने पैरों तक डेट में डूबा हुआ है, जबकि वह स्पष्ट रूप से एक सीक्रेट मिलियनेयर है। लेकिन वह सेगमेंट जहां वे प्रत्येक इन्वेंशन की प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, करंट प्राइसेस में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, सरप्राइजिंगली रूप से यूजफुल है। उदाहरण के लिए, प्लैंकटन द्वारा बनाए गए रोबोट काफी कॉम्प्लेक्स हैं और टॉप ऑफ द लाइन मटेरियल से बने हैं, जिनकी कीमत एक लग्जरी कार जितनी ही है। उस समय उनकी कीमत लगभग $59,180 थी, और आज एवरेज प्राइस के कारण उनकी औसत कीमत लगभग $75,000 है। अकॉर्डिंग टू द वीडियो, प्लैंकटन प्रतिवर्ष लगभग 8 रोबोट बनाता है, इसलिए उसे अपनी रोबोट आर्मी बनाने में प्रतिवर्ष लगभग $600,000 का खर्च आता है। उनके बाकी इन्वेंशंस की एवरेज प्राइस हाई एंड पीसी के समान है, जो आजकल आपके कंपोनेंट्स के आधार पर अलग अलग हो सकती है, और आप $2,000 to $8,000 या उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल स्पंजबॉब चैनल द्वारा हमें दी गई जानकारी को लागू करते हुए प्लैंकटन्स रेगुलर इन्वेंशंस की औसत कीमत लगभग $7,000 या एक काफी हाई एंड पीसी के बराबर है। प्लैंकटन इनमें से लगभग 3 साल में बनाता है, इसलिए हमारे पास इस दूसरे टाइप के इन्वेंशंस के लिए प्रतिवर्ष $21,000 की राशि है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लैंकटन के पास कुछ पर्सनल इन्वेंशंस भी हैं, जिनका यूज वह घूमने, खुद को ट्रांसपोर्ट करने या खुद की रक्षा करने के लिए करता है, जैसे कि कुछ छोटे हथियार। उस वीडियो के अनुसार इनकी कीमत एक हाई एंड सेल फोन के बराबर है, जिसे हम लगभग $1,000 के आसपास मान सकते हैं। इन डिवाइसेस में से प्लैंकटन प्रतिवर्ष लगभग 5 बनाता है, जो प्रतिवर्ष $5,000 के अतिरिक्त निवेश को दर्शाता है। साल इन टोटल, प्लैंकटन को अपने सभी इन्वेंशंस को साकार करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग $626,000 के निवेश की आवश्यकता है, जो कि बॉब के चैनल के मूल वीडियो में जुटाई गई राशि से बहुत अधिक है, क्योंकि यह पैंडेमिक से पहले बनाया गया था और इन्फ्लेशन किसी को नहीं बख्शती है। अब यदि हम उसकी वित्तीय स्थिति की गणना करने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वह वास्तव में अपने पैरों तक कर्ज में होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, बल्कि सैंडी के खर्चे भी बहुत अधिक होने चाहिए। लेकिन आप भूल जाते हैं कि उसके पास उसके वैज्ञानिक प्रायोजक हैं, और उन्होंने एक पूरा एपिसोड यह दिखाने के लिए समर्पित किया कि उसे उन्हें कैसे प्रभावित करना है, जिसका शीर्षक चिंप्स अहोय है। प्लैंकटन को प्रायोजक के रूप में नहीं दिखाया गया है, और जबकि उसका एक करियर है, मुझे संदेह है कि कोई भी विश्वविद्यालय उसे यह जानते हुए भी वित्त पोषण देने के लिए प्रोत्साहित होगा। ऐसा पॉसिबल होने का एकमात्र उदाहरण सीजन 7 के एपिसोड परफेक्ट केमिस्ट्री में है, जहां सैंडी और प्लैंकटन एक टेलीपोर्टेशन मशीन डेवलप करने के लिए मिलकर काम करते हैं, और बॉब इस प्रयोग के लिए गिनी पिग है। प्लैंकटन इस आर्टिफैक्ट का यूज करके एक बार फिर फॉर्मूला चुराने का प्रयास करता है, लेकिन सैंडी ऐसा होने से रोकती है, क्योंकि वह इस सिनारियो के लिए तैयार थी, और एपिसोड के एंड में प्लैंकटन को बंद कर देती है। थियरी में प्लैंकटन सैंडी के साथ काम करके बहुत फाइनेंशियल माइलेज लाभ प्राप्त कर सकता था, अपने इन्वेंशन को मिलियनेयर चिंपैंजीज से इंट्रोड्यूस करा सकता था, जो उसे फंड देते हैं और मोबिलिटी इंडस्ट्री में हमेशा के लिए रेवोल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन ये स्क्रीन पर नहीं होता है, सिवाय इसके कि ये एपिसोड कुछ हद तक एडवांस्ड सीजन में है और हमें पिछले 6 सीजन के सभी इन्वेंशंस के बारे में नहीं बताता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है। पूरी श्रृंखला में कई मौकों पर यह उल्लेख किया गया है कि चम बकेट एक फेल्ड रेस्टोरेंट है, या तो इसलिए क्योंकि हम इसे हमेशा खाली देखते हैं, या इसलिए क्योंकि प्लैंकटन खुद हमें अश्योर करता है कि उसके पास कभी कस्टमर्स नहीं आते। उदाहरण के लिए, ए न्यू लाइफ एपिसोड में वह मिस्टर क्रैब्स को बताता है कि इस पॉइंट तक उसका एकमात्र कस्टमर एक मरा हुआ चूहा था, और दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि कैरन नैट पीटरसन नामक एक व्यक्ति को चम बकेट का एक लॉयल कस्टमर होने का दिखावा करने के लिए पैसे देती है, लेकिन यह सौदा विफल हो जाता है क्योंकि नेट भोजन खाने से बीमार हो जाता है। हालांकि बकेट में कभी भी कस्टमर रेस्तरां के अंदर चारा नहीं खाते हैं, लेकिन इसमें लगातार ऑर्डर आते रहते हैं। वे जाहिर तौर पर अपने ऑर्डर को जाने या डिलीवर करने के लिए कहते हैं।
ये जेल ब्रेक सीजन 9 के एपिसोड में सामने आया है। इस चैप्टर में प्लैंकटन अपने कुछ प्रिजन के बाद खुद को जेल में पाता है और हालांकि पहले तो वह किसी का ध्यान नहीं जाता या बाकी कैदियों द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वे वास्तव में उसके प्रशंसक हैं। अपनी मेलेवोलेंट प्लान्स के कारण प्लैंकटन इस जगह पर एक लेजेंड है। इससे उसे यह बताने का इनकरेज मिलता है कि वह असली प्लैंकटन है और वह उन्हें इस स्थान से भागने की योजना बनाने के लिए राजी कर लेता है। भागने के विचारों पर डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग के दौरान प्लैंकटन को पता चलता है कि प्रिजनर न केवल उसके फैंस हैं बल्कि उसके चारे के भी प्रशंसक हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वे उसे खाना पसंद करते हैं बल्कि इसलिए कि वे उसका उपयोग वेरियस क्राइम्स को करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैदियों में से एक ने खुलासा किया कि उसने भेस के रूप में उपयोग करने के लिए अपने सिर पर चारा की एक बाल्टी खाली कर दी और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चारा डालने के बाद उसका चेहरा इतना डिस्टॉर्ट हो गया कि वह स्क्विडवर्ड जैसा दिखने लगा। उपस्थित लोगों में से एक ने बताया कि कैसे उसने बम बनाने के लिए चारा का इस्तेमाल किया, जिससे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई कि उसने वहां मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर दिया और इस भ्रम का फायदा उठाकर उसने बैंक लूट ली। हालांकि स्टोरीज यहाँ रुक जाती हैं, लेकिन यह समझा जाता है कि बाकी लोगों के भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हैं जहां उन्होंने अपने क्राइम्स करने के लिए चारा को एक इक्विपमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो इसका मतलब है कि प्लैंकटन के पास एक लॉयल कस्टमर बेस है। वे सिर्फ उसका प्रोडक्ट नहीं खाते बल्कि इसका यूज मेलेवोलेंट क्राइम्स करने के लिए करते हैं। इसके आधार पर उसके रेवेन्यू की कैलकुलेशन करना बहुत ही लूज साइंस है, क्योंकि हमें बहुत सी असम्पशंस बनानी पड़ती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली बात यह जानना है कि उसके कितने क्लाइंट्स हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि बिकिनी बॉटम के सभी प्रिजनर्स उससे प्यार करते हैं, इसलिए अगर हमें प्रिजनर पॉपुलेशन पता है तो हमें रेगुलर क्लाइंट्स की संख्या भी पता है, लेकिन कहीं भी वे हमें इस तरह की संख्या नहीं देते हैं। हम इसे बिकिनी बॉटम की पॉपुलेशन से एस्टिमेट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि कुल अमेरिकी पॉपुलेशन का 1% जो जेल में है औसतन लगभग 1% है। समस्या यह है कि हमें काफी अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स की एनुअल मैगजीन में 2010, जहां यह मेंशन किया गया है कि बिकिनी बॉटम में लगभग 800 इनहैबिटेंट्स हैं, एक संख्या जो पैटी हाइप एपिसोड में स्पंजबॉब और पैट्रिक को मिले 46,000 कस्टमर्स के विपरीत है। नॉटिकल नोविस में श्रीमती पफ कहती हैं कि बिकिनी बॉटम में लाखों इनहैबिटेंट्स हैं, जबकि अच्छे क्रैबी नाम में ऐसा कहा जाता है कि उनके पास लगभग 500 हैं। इसीलिए आज के लिए हम कहेंगे कि वे लगभग 40,000 इनहैबिटेंट्स हैं, क्योंकि बिकिनी बॉटम को एक बड़े शहर या बल्कि एक छोटे शहर के रूप में दिखाया गया है और मुझे वास्तव में यह समझ में नहीं आता है कि शो में दिए गए अन्य नंबरों के साथ इसमें इतने या इतने कम निवासी होने का क्या मतलब है। ये हमें स्टेटिस्टिकली रूप से बोलते हुए बिकिनी बॉटम जेलों में लगभग 400 प्रिजनर्स की संख्या देता है, और यह ध्यान में रखते हुए कि एक ओकेजन पर प्लैंकटन एक स्टेडियम में एक महिला नागरिक को $10 में एक चारा छुरी बेचने की कोशिश कर रहा था। हम लगभग $4,000 का अनुमान लगा सकते हैं यदि इनमें से प्रत्येक कैदी उसे एक ही ऑर्डर देता है। और हाँ, हमें नहीं पता कि वे हर महीने उसके उत्पाद कितनी बार खरीदते हैं और हमारी जानकारी में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन यह मानसिक अभ्यास दिखाता है कि कम से कम उसके पास हजारों डॉलर में मासिक राजस्व है। इसका मतलब है कि शुरू से ही प्लैंकटन के पास अपने सामान्य आविष्कारों को पूरा करने के लिए आवश्यक आय है, जो बहुत आसानी से लगभग $7,000 या उससे कम है। अब यह स्पष्ट नहीं करता कि वह अपनी रोबोट सेना को कैसे वित्त पोषित करता है, लेकिन शायद वही आविष्कार हमें एक और समाधान दे सकते हैं। मेरा मतलब है वह उन्हें अन्य अपराधियों को बेच सकता है या उनका उपयोग किसी छोटे देश पर विजय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसने ऐसा किया है, लेकिन वह निश्चित रूप से कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वह बिकिनी बॉटम समाज को धीरे धीरे रोबोटों से भर सकता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर हम इस चैनल पर अक्सर लौटते हैं और हम इसके पक्ष में अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। एलेक्स बेल द्वारा बनाए गए एक मजाकिया सिद्धांत से निकलकर रोबोट आक्रमण सिद्धांत यह मानता है कि प्लैंकटन कई रोबोटों के पीछे है जिन्हें हम श्रृंखला में देखते हैं, रोबोट जो धीरे धीरे बिकिनी बॉटम समाज में घुसपैठ कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कुछ महीने पहले हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जिज्ञासु बात और जो अब हमारे लिए मायने रखती है वह यह है कि इनमें से कई रोबोट उस तकनीक से आते हैं जिसे प्लैंकटन ने पहले विकसित किया था। उदाहरण के लिए सीजन 7 में लाइफ ऑफ क्राइम में हम एक ऐसा टुकड़ा देखते हैं जो प्लैंकटन द्वारा सीजन 2 में बनाए गए स्पंजबॉब के रोबोट से काफी मिलता जुलता है। साथ ही सहायक रोबोट जो एपिसोड माई लेग में अस्पताल में दिखाई देता है, जो अपने डिजाइन और आयामों में प्लैंकटन की सेना के एपिसोड में एक जैसा है। और हम वर्ली ब्रेन को नहीं भूल सकते, जिसके बारे में सिद्धांत मानता है कि इसे भी प्लैंकटन द्वारा बनाया जा सकता था और इसे आय का एक और बड़ा स्रोत माना जाता है। ये स्पष्ट संकेत है कि प्लैंकटन ने श्रृंखला में जो आविष्कार किए हैं उन्हें हमेशा धूल से बचाने के लिए गोदाम में नहीं भेजा जाता है, बल्कि कई मौकों पर उन्हें बेचने के लिए संशोधित भी किया जाता है और चम बकेट को खड़ा रखने के लिए आय प्राप्त करना जारी रखा जाता है, जैसे कि रोबोट को स्वचालित कार्य के लिए मशीनों के रूप में बेचना। इस तर्क के तहत शायद वह एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड के बीच करोड़पति बन गया, इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि उसने सैंडी के साथ एक टेलीपोर्टर का आविष्कार किया था। और इसके अलावा अगर हम बॉटल बर्गलर्स एपिसोड देखते हैं तो यह देखा जाता है कि प्लैंकटन के पास परमाणु ईंधन की छड़ें हैं। उन्हें इस तरह से स्थिर करने का लक्ष्य है कि वे लाखों की कीमत के हो सके, स्वचालित रूप से उसे मिस्टर क्रैब्स से कहीं अधिक अमीर बना दें। अन्य $1 मिलियन के विचार उस गैस से आ सकते हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को बच्चों में बदल देती है और उसका चारा लोगों के चेहरे को काफी हद तक बदलने का काम भी करता है।
इसलिए अगर वह अपने कुछ आविष्कारों को सर्जनों और अन्य सौंदर्य विशेषज्ञों को बेचने के लिए थोड़ा बदल दे तो उसके पास अगला जेफ बेजोस बनने की क्षमता है। मंचों पर हमने जो दूसरा सिद्धांत देखा वह यह है कि कैरन पैसे का दूसरा स्रोत हो सकता है जो निवेश या छोटे व्यवसायों के साथ प्लैंकटन को बचाए रखता है, जबकि यह आदमी अपना सारा पैसा तकनीक पर खर्च करता है ताकि पैटी के लिए गुप्त सूत्र चुराया जा सके। इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यह अपने समय के लिए एक बहुत उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो किसी अन्य की तरह गणना विकसित करने में सक्षम है। इसके अलावा यह मानव व्यवहार और भावनाओं को पूरी तरह से अनुकरण करने में कामयाब होता है। और आज के युग में बड़ी बड़ी कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर लाखों डॉलर खर्च करती हैं, इसलिए कैरन पूरी दुनिया में सबसे मूल्यवान आविष्कारों में से एक होगी। और अगर प्लैंकटन ने उसे बनाया है तो उसके पास पहले से ही एक अल्ट्रा मेगा अरबपति बनने के लिए आवश्यक ज्ञान है। समस्या यह है कि कैरन का परिवार है और हमने उसकी माँ एमिल को भी देखा है, इसलिए प्लैंकटन ने उसका आविष्कार नहीं किया, इसलिए यह कोण काम नहीं करता। लेकिन रुकिए, अगर उसके पास इतना पैसा है तो वह होलोग्राम क्यों खाता है? खैर, यह पता चला है कि वास्तविक जीवन में प्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन करता है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश उसका भोजन स्रोत है शाब्दिक रूप से। स्पंज बॉब का प्लैंकटन शायद अन्य चीजें भी खाना पसंद करता है, लेकिन प्रकाश खाना सबसे सामान्य चीज है जो वह करता है। इसका मतलब यह है कि भले ही मिस्टर क्रैब्स के पास वह है जो प्लैंकटन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए था, क्रैबी पैटी का गुप्त फॉर्मूला, प्लैंकटन के पास एक ऐसी दौलत है जिसकी मिस्टर क्रैब्स कभी उम्मीद नहीं कर सकते। दोनों ही एक दूसरे की सबसे ज्यादा चाहत को दर्शाते हैं, जो कि प्लैंकटन के लिए एक तरह से विडंबनापूर्ण है क्योंकि उसकी पूरी दौलत क्रैबी पैटी के प्रति उसके जुनून से आई है। वह बहुत ही उन्नत तकनीक विकसित कर रहा है जिसे वह खिलौने, हथियार, स्वचालित श्रम या अन्य उद्योगों के हिस्से के रूप में बेच सकता है। लेकिन वह अपनी असफलताओं से इतना अंधा हो गया है कि वह चंप बकेट और इसे अंततः सफल बनाने के अपने जुनून को छोड़ने से इनकार कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पैसे वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।